कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के वीडियो में बात करेंगे 28 अप्रैल 2025 को जो कक्षा 9 की विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके लिए विद्यार्थियों आपके लिए मैंने एक 230 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण टेस्ट लिया था और वो टेस्ट आपने ऐप के ऊपर दिया होगा। आप में से किन बच्चों ने टेस्ट दिया कमेंट करके ज़रूर बताना। इस टेस्ट को खूब सारे बच्चों ने दिया था और अगर आपने भी ये टेस्ट नहीं दिया है तो आपके लिए टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप ये वीडियो देखने के बाद में आप पूरा उसको टेस्ट को ज़रूर देना और इस टेस्ट को कई बार दे सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। आप इस टेस्ट को अपनी मर्जी पड़े उतनी बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और बार बार इसका जो स्कोर है वो अपना इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। ये वीडियो देखने के बाद में इस टेस्ट को पूरा ज़रूर देना और इस वीडियो में वो जो 230 प्रश्नों का आपका जो टेस्ट दिया गया था उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो खूब सारे विद्यार्थियों के कमेंट थे कि सर उस जो पेपर लिया था आपने टेस्ट वाला उसका सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो बिल्कुल आप सभी के लिए हाजिर हूँ मैं और ये वाला टेस्ट आपके जो सॉल्यूशन के लिए उपलब्ध है। और जिन बच्चों ने पहले टेस्ट दे दिया वो भी वापस टेस्ट दे सकते हैं और अपने स्कोर में सुधार कर सकते हैं। और टेस्ट देने के बाद में फिर आपका जो ऑप्शन मिलता है लास्ट में कि शेयर ऑन व्हाट्सएप और लास्ट में व्यू सॉल्यूशन, तो आप व्यू सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करके अपना जो सॉल्यूशन वो भी देख सकते हैं कौन से प्रश्न में कौन सा उत्तर सही है। अभी जो मैं आपके टेस्ट का जो प्रश्न लूँगा वो क्रम संख्या आपके अलग आएगी और आपके प्रश्नों की क्रमांक अलग आएंगे। प्रश्न सारे के सारे यही होंगे लेकिन आपके जो इनका क्रम है वो ऊपर नीचे होगा। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, आपको जो कुल प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना है और आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध है। तो सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी का जो स्कोर है बहुत ही शानदार रहेगा। मेरी ओर से आप सभी विद्यार्थियों को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। आप सभी का जो पेपर है बहुत ही शानदार होगा और आपके 100 में से 100 नंबर आए ऐसी मैं आपके लिए शुभकामना करता हूं और ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आप भी अपने सभी दोस्तों के लिए शुभकामना जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में और सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट जरूर लिखना ताकि आप सभी के जो अच्छा स्कोर हो और आप जो अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो अपना व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। आपके और भी आगे की परीक्षाओं के टेस्ट होंगे तो उनको आपको सबसे पहले वहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो प्रश्न है उसको वीडियो में सोल्व करते हैं। मैं जल्दी से 230 प्रश्न है तो आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको मैं सीधा जो प्रश्नों का उत्तर इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी जो पहला प्रश्न आपके सामने है कि ध्वनि की जो अधिकतम चाल है वो किस में होती है, तो ध्वनि की जो अधिकतम चाल है वो ठोस में होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके ठोस हो जाएगा। ठोस में जो ध्वनि की चाल है वो सबसे ज़्यादा होती है और 0 डिग्री पे ध्वनि की जो चाल होती है वो आपकी 331 मीटर प्रति सेकंड होती है और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो चाल होती है आपके 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये ध्वनि की चाल होती है, याद कर लेना। ताप बढ़ाने पर ध्वनि का जो वेग है उसमें भी परिवर्तन होता है, वो भी बढ़ती हैं। अगला प्रश्न है कि प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसको अपन आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है। और ये हेनरी जो रुडोल्फ हर्ज है उसके सम्मान में इसको रखा गया था। आयाम का मात्रक जो मीटर होता है इसको अपन ए से दर्शाते हैं और आवर्ती इसको न्यू से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है आपकी आवर्तकाल। तो प्रति सेकंड में जो यानी कि आवर्तकाल जो होता है वो एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहा जाता है और आवर्तकाल को जब हम टी से लिखते हैं। और आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध होता है, तो आवर्तकाल को अगर हम न्यू से लिखें तो आवर्तकाल जो होगा 1/t के बराबर रहता है और इसको आवर्तकाल को हम सेकंड में मापते हैं। चाल का मात्रक आपकी जो मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है कि किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किस में वृद्धि करनी होगी, तो उसके जो इसमें आपके आयाम होंगे, आयाम में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आयाम के कारण ही उसकी जो ध्वनि उसको चेंज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी अवश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, तो अवश्रव्य ध्वनि क्या होती है, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और ये कौन सुन सकता है? राइनोसरस सुन सकता है। तो जो राइनोसोरस यानी कि जो गेंडा होता है वो गेंडा इसको जो सुन सकता है, तो राइनोसोरस जो होता है वो इसको सुनने की क्षमता रखता है। तो याद कर लेना राइनोसोरस। इसके अलावा ब्लू व्हेल और आपके हाथी होते हैं वो भी इसको सुनने की, इस ध्वनि को जो उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अगला प्रश्न है कि तरंगों के कितने प्रकार है, तो भाई तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि जो है आपके अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की ध्वनि का तारत्व अधिक होगा, तो जिसकी जो आवृत्ति ज़्यादा होती है उसका तारत्व भी ज़्यादा होता है। तो इसमें आपकी गिटार इसका सही उत्तर रहेगा क्योंकि तारत्व जो है आपके आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। जिसमें संपीड़न और विरलन दोनों होता है उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है और ध्वनि जो है आपके अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपके अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम के
कणों का जो कंपन होता है वो किस रूप में होता है, तो वो तरंग की दिशा में कंपन होता है। जहाँ पे तरंग की दिशा होती है उसी दिशा में वो कंपन करते हैं। नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न है कि एक कंपन करती हुई वस्तु का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, तो आपकी जो वस्तु के कंपन की आवृत्ति कितनी होगी, तो इसका समय दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, तो इसका जो उत्तर आपकी कितना हो जाएगा। देखो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका n बराबर, ये इसका जो फॉर्मूला होता है न्यू बराबर 1/t होता है, ठीक है। तो इसकी आवर्तकाल कितना दे रखा है 0.02 सेकंड, तो इसका हो जाएगा आपका 1/0.02 सेकंड। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा आपके 2 जीरो लग जाएगा। अब इसमें आपके 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। और ये आवर्ती है, तो आवर्ती को किस में मापा जाता है, आवर्ती को हर्ज में मापा जाता है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, तो इसका उत्तर आपके 50 करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करना, आपको 50 हर्ज आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्रव्यता प्रास कितना होता है, तो 20 हर्ज से लगाकर 20 किलो हर्ज तक की जो ध्वनि है उसको स्रव्यता प्रास कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला उत्तर इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका कि अल्ट्रा जो सोनोग्राफी होती है उसमें कौन सी तरंगें प्रयुक्त की जाती है, तो अल्ट्रा सोनोग्राफी जो होती है, सोनोग्राफी मशीन में पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि को इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है 20 किलो हर्ज या फिर 20,000 हर्ज से इसकी जो आवृत्ति वो ज़्यादा होती है। इसमें जो चमगादड़ वगैरह जो होते हैं, डॉल्फिन होती हैं, ये सभी इस ध्वनि को उत्पन्न करने की या उसको सुनने की क्षमता रखते हैं। आयाम का मात्रक क्या होता है, तो आयाम को मीटर में मापा जाता है। हर्ज आवृत्ति का मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड ये आपकी जो चाल का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ अपना शिकार करने के लिए किस ध्वनि का उपयोग करता है, तो ये पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करता है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ज से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है, तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है इसका मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। अगला प्रश्न है कि हमारे कान की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है, तो 0.1 सेकंड इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि स्पष्ट ध्वनि को सुनने के लिए प्रतिरोध ध्वनि कम से कम कितनी दूर होनी चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 17.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 18वां की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खरपतवार वाले पौधे कौन से हैं, तो भाई घोकरू है, गाजर घास और मोथा है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। ऐसे गाजर घास को कांग्रेस घास भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी कौन सी है, तो मांस के लिए जो पाली जाने वाली मुर्गी है वो आपके ब्रॉयलर मुर्गी है, और लेयर मुर्गी जो आपके अंडे के लिए अंडे उत्पादन के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका पालन किया जाता है। मिश्रित मछली संवर्धन का उपयोग किया जाता है, तो मिश्रित जो मछली संवर्धन है इसका उपयोग तालाबों में किया जाता है। अगला प्रश्न आपके कि फसल के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक है, तो फसल के लिए जो 16 पोषक तत्व आवश्यक हैं। नेक्स्ट है कि देसी मधुमक्खी की नस्ल कौन सी है, तो देसी मधुमक्खी की जो नस्ल हैं वो आपके एपिस सेरेन इंडिका है, एपिस डोरसेटा है और एपिस फ्लोरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट को जरूर देना, आपके इनमें से खूब सारे प्रश्न परीक्षा में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। इटली की मधुमक्खी का नाम क्या है, तो आपको इसका जो एपिस मेलिफेरा नाम है वो आपको याद कर लेना है। इटालियन जो मधुमक्खी है इसका नाम आपको याद कर लेना है। इसकी प्रजनन क्षमता ज़्यादा होती है, डंक कम मारती हैं, और ये जो मधु का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा करती हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन है, तो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं और कवक होते हैं। इसका मतलब उपरोक्त भी इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध करती है, तो भाई जो मटर जैसे दाल वाली फसल होती हैं इसमें आपकी जो उत्तर हो जाएगा मटर। और दाल वाली जो फसलें होती है जिनकी जो जड़ों में जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है, इसलिए आपको उत्तर इसमें मटर इसका उत्तर करना है। नेक्स्ट है उर्वरक का प्रयोग कब करना चाहिए, तो बीज बोने के जो बाद में इसका प्रयोग करना चाहिए। उर्वरक का प्रयोग बीज बोने के बाद किया जाता है। रबी की फसल कौन सी है, तो भाई रबी की फसल है जो इसमें से जो उत्तर हो जाएगा वो सरसों हो जाएगा। सरसों रबी की फसल है जो कि आपके सर्दी की ऋतु में बोई जाती है, शीत ऋतु में बोई जाती है, और ये आपके जो अक्टूबर से लगाकर अप्रैल के बीच में इसको बोया जाता है, रखा जाता है। और इसमें आपके और कौन कौन से उदाहरण है, तो सरसों गेहूँ, इसके अलावा सरसों गेहूँ और इसमें आप देखेंगे तो सरसों गेहूँ अलसी, ये सभी आपकी जो रबी की फसल के उदाहरण हैं। जो भी नाम इसमें आप लिख सकते हैं। बाकी जो खरीफ की फसल है, मक्का आपकी खरीफ की है, मूंगफली खरीफ की और बाजरा भी खरीफ की फसल है। इसके अलावा धान, चावल और कपास, ये सभी आपके खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कौन सी फसल वर्षा ऋतु में होती है, तो खरीफ की फसल जो होती है वर्षा ऋतु में होती हैं। नेक्स्ट है किस पौधे से तेल प्राप्त होता है, तो भाई तेल तो सूरजमुखी से प्राप्त होता है, आपके मूंगफली से, सोयाबीन से, अलसी से, इन सभी से जो तेल प्राप्त होता है। अरंडी से भी तेल प्राप्त होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट जो इसमें चना जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। चने से क्या प्राप्त होता है, तो चने से जो प्रोटीन प्राप्त होता है। ये दालें जितने भी होती हैं वो प्रोटीन की जो प्रमुख स्रोत होती हैं। गेहूँ, बाजरा और चावल ये सभी जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर होते हैं। गलत कथन का चयन करना है। तो श्वेत क्रांति का मतलब दूध को बढ़ाना है, बिल्कुल सही बात है। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन वाली है जो दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पर्यावरण गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना खाद्य उत्पादन करना संधारण कृषि कहलाती है, बिल्कुल आपके सत्य हो जाएगा। तो इसमें से आपकी कोई भी गलत नहीं है, तो उसका उत्तर आपकी ये वाला चुनना है। नेक्स्ट है कि देश की खाद्य समस्या के हल के लिए कौन आवश्यक है। तो उत्पादन को बढ़ाना, खाद्य भंडारण, लोगों को आसानी से खाद्य उपलब्ध होना, लोगों के पास अन्न खरीदने के लिए पैसे होना, ये सभी आपके लिए उपरोक्त सभी उत्तर सही रहेगा। कुक्कुट को किस रोग निम्न में से कुक्कुट निम्न में से रोग जनन के लिए किस में जो प्रति सुग्राही होता है। तो कुक्कुट जो होता है वो इसका जो करेक्ट आंसर आपके वो जीवाणु, विषाणु और कवक इन सभी के लिए सुग्राही रहता है। नेक्स्ट आपके हैं कि कौन सी मछली सतह से जल की जो सतह से भोजन प्राप्त करती है। तो इसमें से जो कटला मछली है ये भोजन जो अपनी जल की सतह से प्राप्त करती है, तो कटला मछली इसका उत्तर आपको करना है। नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व उर्वरक में नहीं होता है। तो उर्वरक में क्या होता है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होगा। आयरन इसका उत्तर करेक्ट रहेगा। आयरन जिसको अपन क्या कहते हैं, लोहा कहते हैं। लोहा आयरन जो होता है इसका जो प्रतीक चिन्ह Fe होता है, जो कि लैटिन भाषा के फेरम से बना है। याद कर लेना, ये लैटिन भाषा के फेरम से बना होता है। कमेंट करके बताना कि सोडियम का प्रतीक क्या होता है और उसका लैटिन भाषा में नाम क्या होता है। मुर्गी पालन क्यों किया जाता है। तो भाई मुर्गी पालन अंडे के उत्पादन के लिए और मांस के उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उपरोक्त दोनों इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है कि खाद में किन पदार्थों की अधिकता होती है। तो भाई खाद में जो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनकी अधिकता होती है। अगला प्रश्न है कि अंडे के उत्पादन हेतु कौन सी नस्ल की मुर्गी पाली जाती है। तो लेयर नस्ल की मुर्गी पाली जाती है। अंडे देने वाली मुर्गी को लेयर मुर्गी कहा जाता है और मांस वाली जो मुर्गी होती है उसको ब्रॉयलर मुर्गी कहा जाता है। हरी खाद में किस तत्व की प्रचुरता होती है। तो भाई हरी खाद जो होती है पटसन, गंवार ये सभी जो खेत में बो देते हैं और फिर बारिश की ऋतु में बाद में इसको खेत में दबा देते हैं, तो उससे जो पौधे होते हैं उनमें आपको जो एक तो फास्फोरस और एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन इसको प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि वसा जो किस में सर्वाधिक होती है। तो भाई वसा जो होती है वो अंडे में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फैट जो होती है वो अंडे में सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न आपके कि किस में जो प्रोटीन सर्वाधिक होता है। तो भाई प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा होता है वो मांस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दाल, जिसमें क्या क्या आता है, चना, उड़द, मूंग, ये दाल में क्या पाया जाता है। तो भाई इनमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और तेल वाली जो फसलें उसमें वसा पाई जाती हैं। तेल वाले बीज जैसे आपके सूरजमुखी, आपके जो मूंगफली है, सोयाबीन है, अलसी है, ये सभी आपके तेल वाली बीज हैं। बरसी और आपके सूडान ये सभी क्या हैं। तो बरसी है, ये सभी आपके जो चारा फसलों के उदाहरण है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, चारा फसल करेंगे। नेक्स्ट है कि F बराबर m1 m2 अपॉन r², इससे किसको याद किया जाता है। तो इसको गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेना। मान लो कोई दो पिंड है, एक का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है और छोटे वाले का स्मॉल m है, जो कि दोनों जो d दूरी पर स्थित है। तो जिसमें इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो इनके जो द्रव्यमान है इनके गुणनफल के समानुपाती होगा और इनके जो बीच की दूरी है उनके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, F बराबर G लगाएंगे, F बराबर कैपिटल M इंटू स्मॉल m और बटे में आपके d² रहेगा। ये आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है। और G जो होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का होता है। तो ये जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान का बराबर ही होता है। ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। द्रव्यमान की जगह पे यहाँ पे बार है, क्या है यहाँ पे बार है। तो पृथ्वी का जो बार है वो चंद्रमा के बार का कितना होता है, 1/6 होता है। तो इसका उत्तर आपकी क्या हो जाएगा, 1/6 गुना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है ये 47 कि जो सार्वत्रिक नियतांक है G, इसका जो मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और किलोग्राम इसका उत्तर रहेगा। जो तीसरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपकी गुरुत्वाकर्षण का सूत्र कौन सा है। तो अभी हमने देखा F बराबर m1 m2 अपन r², इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो चंद्रमा पर अगर आपको भार ज्ञात करना है तो चंद्रमा पर भार ज्ञात करने के लिए इसको 1/6 से क्या करेंगे, पृथ्वी वाले को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये पृथ्वी का कितना है, 60 न्यूटन है। तो 1/6 इंटू 60 करेंगे तो 6 के बाद से 60 10 बार कट जाएगा, तो उसका चंद्रमा का कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। और मान लो आपको जो पृथ्वी का ज्ञात करना हो, चंद्रमा का दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, इसको 6 से गुणा कर देना इधर। तो ये आपकी कितना आ जाएगा, आपके पृथ्वी का, इनकी पृथ्वी का जो होता है द्रव्यमान भार जो होता है वो चंद्रमा का 6 गुना होता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके 1.57 मीटर स्क्वायर होता है। और चंद्रमा का तो ये आपके, और आपकी पृथ्वी का पूछें
तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है जी का मान जो होता है, पृथ्वी के जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये भी आपको याद है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में मापा जाता है। तो अगला प्रश्न आपका ये है कि दाब का मात्रक क्या होता है? तो बच्चे को बताएं दाब का सूत्र क्या होता है। दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होगा, आपके बल का मात्रक आपके न्यूटन होता है, न्यूटन, और इसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका उत्तर रहेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको अपन क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। तो इसका जो उत्तर है आपके न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वस्तुओं को पृथ्वी की ओर गिरना कौन सा बल है? तो इसमें आपके गुरुत्वीय बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। उत्प्लावक बल किस दिशा में लगता है? तो ये ऊपर की ओर लगता है। उत्प्लावक बल ऊपर की ओर लगता है। पृथ्वी का वस्तुओं का अपनी ओर खींचना क्या कहलाता है? उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट है पनडुब्बिया के सिद्धांत पर आधारित। तो पनडुब्बिया आपके उत्प्लावक बल के सिद्धांत पर आधारित होती है। वस्तु का भार जल से कम है तो वस्तुएं क्या होगी? तैरेगी। वस्तु का भार अगर जल से कम है, तो जल के भार से कम है, तो आपकी वस्तुएं वहाँ पे तैरेगी। दुग्धमापी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसका उत्तर आपके आर्किमिडीज करना है। नेक्स्ट है कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी दोनों की ऐसा यूनिट है वो आपके सेम ही है, जूल होती है। वाट किसका मात्रक है? तो वाट तो शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है। और शक्ति का जो बड़ा मात्रक होता है वो हॉर्स पावर होता है एक। और 1 HP बराबर कितना वाट होता है आपको कमेंट करके बता देना है। और इसके अलावा आपको एक और बताना है कि एक यूनिट में कितने किलोवाट घंटा होते हैं। ठीक है, एक यूनिट में कितने किलोवाट घंटा होते हैं। पास्कल दाब का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, और कार्य करने की जो दर है उसको शक्ति कहा जाता है, और शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट है विस्थापन। तो विस्थापन का जो मात्रक है वो आपके मीटर होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट हो जाएगा। और पास्कल आपके दाब का मात्रक है, न्यूटन आपके बल का मात्रक है, और आपके जूल जो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है आपके एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी? तो एम वेग की द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कितनी हो जाएगी? हाफ mv² हो जाएगी। 1/2 mv² इसका उत्तर रहेगा। तो 1/2 mv², यहाँ पर mv का होल स्क्वायर नहीं, केवल v का स्क्वायर है, तो आपके b वाला उत्तर इसमें सही रहेगा। ये ऑप्शन गलत है, इसमें पूरे का होल स्क्वायर कर रखा है। नेक्स्ट है आपके किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, तो बल का जो कार्य है वो 0 भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार का हो सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। तो इसका उत्तर अपन उपरोक्त सभी करेंगे। अगला प्रश्न है कि एम द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई पर रखी गई है, तो इसमें कुल संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपके mgh के बराबर होती है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? mgh इसका आंसर रहेगा। 1 किलोवाट घंटा, इसमें कितने यूनिट होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में आपके 1 यूनिट होता है। इसका उत्तर आपको 1 यूनिट करना है। नेक्स्ट है शक्ति का बड़ा और प्रचलित जो मात्रा के वो क्या होता है? तो वो एक हॉर्स पावर होता है, इसको अपन HP कहते हैं। 1 HP = 746 वाट होता है, याद कर लेना। 746 वाट इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, 1 HP के बराबर इतने वाट होते हैं। 1 किलोवाट में कितने होते हैं कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि 1 HP में कितने वाट होते हैं? तो ये तो आपको पता है, चल गया। अब इसमें 746 वाट इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हो न ही इसको नष्ट कर सकते हैं, एक रूप में दूसरे रूप को बदल सकते हैं। ये ऊर्जा का जो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो उसको अपन जो एनर्जी कंजर्वेशन नियम कहा जाता है, कन्वर्जन नियम कहेंगे। चाबी वाले खिलौने में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी वाले खिलौने में आपकी स्थितिज ऊर्जा रहती है। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु की आकार स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यदि कोई बच्चा है जो भारी वस्तु को 10 मिनट तक बल लगाकर खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन वह अपने स्थान से हिलती भी नहीं है, तो इस घटना में बच्चे द्वारा कितना कार्य किया गया? तो कार्य कुछ नहीं कर रहा, वो 0 कार्य कर रहा है, क्योंकि इसमें जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो आपके 0 है। तो विस्थापन अगर आपके 0 है तो उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके 40 वाट का जो बल्ब है 10 घंटे तक उपयोग किया गया, तो 1 महीने में इसका जो खर्च की गई विद्युत के यूनिट में मान बताना है। तो 40 वाट का 10 घंटे तक, तो 1 दिन में कितना चल रहा है? तो ये 400 वाट चल रहा है। ठीक है, तो 1 दिन में आपका हो जाएगा 40 × 10 बराबर 400 वाट इसका 1 दिन का हो जाएगा। ठीक है, ये कितना 1 दिन का है, तो 1 दिन में खर्च कितना हो रहा है? 400 वाट हो जाएगा। अब ये 1 महीने तक इसको काम में लेगा, तो 1 महीने का कितना आएगा? तो 1 महीने के लिए आपको 400 को क्या करना है? इस 30 से गुणा कर देना है। तो कितना आ जाएगा आपके? ये हो जाएगा आपका 4 × 12, तो 12,000 आपके हो जाएगा ये वाट। और फिर आपके इसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके 1000 किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका
12 किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है, क्योंकि ये घंटे हैं तो आपकी किलोवाट आवर में इसको लिखेंगे, और किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट होता है, तो 12 यूनिट इसका उत्तर रहेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके 12 यूनिट इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है कि एक मजबूत दीवार को धक्का देने पर कितना विस्थापन होगा, तो इसका विस्थापन आपके 0 हो जाएगा। दीवार को आप चाहे कितने धक्का दे दो, अगर दीवार मजबूत है आपसे तो फिर आपसे वो दीवार आगे नहीं खिसकेगी, तो आपका विस्थापन 0 हो जाएगा। जी का मान कितना होता है पृथ्वी के लिए, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहता है, ये आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। और आगे 10 लिखा हो तो वे भी आप इसमें लिख सकते हैं। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये क्या होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है। अगर इस स्पीड से किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो अंतरिक्ष से बाहर चली जाती है, कभी भी वापस वो पृथ्वी पे नहीं आती है। जब कोई बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य जो होता है वो आपके धनात्मक होता है। बल जो है विस्थापन की दिशा में ही लग रहा है, ठीक है, तो बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है तो आपकी कार्य धनात्मक होता है। जब वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। ठीक है, आपके फोर्स 0 है तो इसमें जो वर्क होगा वो भी 0 होगा। बल तथा विस्थापन का जो गुणनफल है, ठीक है, बल तथा विस्थापन का जो गुणनफल है वो कार्य के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर ये आपका क्या है कार्य का मात्रक है, तो इसको अपन जूल भी लिखते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी पिंड का वेग दुगुना करने पर स्थिति उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। पहले मान लो वेग v है और फिर वेग को हम क्या कर रहे हैं 2v कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, तो पहले तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वह हाफ mv² रहेगी, फिर सेकंड बार इसकी जो 2v कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 mv की जगह पे 2v करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 m 2 का स्क्वायर 4v², तो ये 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये v² यहीं रहेगा, तो पहले की तुलना में कितनी गुना हो जाएगी आपके 4 गुना हो जाएगी, तो इसका उत्तर आपको 4 गुना कर देना है। और मान लो दुगुना करने की जगह पे आधा करता तो फिर 1/2 का 1/4 हो जाता, तो फिर आपकी 1/4 हो जाती। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उसका विस्थापन कहा जाता है और विस्थापन को मीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्य करने की दर का जो मात्रक है वो आपकी क्या होता है, कार्य करने की दर का मात्रक वाट होता है, क्योंकि कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई जो वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान कैसा होगा, तो वो हमेशा बढ़ता रहता है। कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। 5 न्यूटन का बल 2 मीटर से जो बल की दिशा में स्थानांतरित करता है तो किया गया कार्य जूल में कितना होगा, तो ये आपकी जो कार्य का मात्रक होगा W बराबर F इंटू डी होगा। तो बल कितना है 5 न्यूटन है और डी कितना है 2 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 2 बराबर 10 जूल के ये बराबर रहेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके 10 जूल आएगा। ये कार्य का आपके फॉर्मूला है बल इंटू विस्थापन, याद कर लेना। बल का मात्रक नहीं है तो न्यूटन भी होता है, पाउंड भी होता है, डाइन भी होता है, तो जूल जो बल का मात्रक नहीं है। जूल किसका मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का। नेक्स्ट है किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के बराबर होता है, तो कार्य जो होता है W वो आपके बल तथा विस्थापन के क्या होता है गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ पे गुणनफल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके क्या आएगा गुणनफल आएगा। गाड़ी द्वारा चली गई दूरी कौन बताता है, तो दूरी जो बताता है वो आपकी ओडोमीटर बताता है। और गाड़ी की स्पीड कौन बताता है, ये चाल जो बताता है आपके स्पीडोमीटर चाल बताता है, और ये आपका जो दूरी बताता है वो आपका ओडोमीटर दूरी बताता है। सिस्मोग्राफ क्या काम आता है, कमेंट करके बताना। देखिए सिस्मोग्राफ किस रूप में काम लिया जाता है। बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि यह गति का कौन सा नियम पर आधारित है, यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला। नाविक जब कूदता है नाव से तो नाव पीछे की ओर जाती है और नाविक आगे की ओर जाता है, और बंदूक चलती है तो गोली आगे की ओर लग जाती है और बंदूक का जो धक्का लगता है वो पीछे की ओर लगता है। हम रोड पर चलते हैं तो वो भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित हम चलते हैं। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तुओं पर जो बल लगेगा, तो वस्तुओं पर जो बल लगता है वो अलग अलग दिशा वस्तुओं पर ही लगता है। नेक्स्ट एक फिर आपके अगला प्रश्न है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण इसमें क्या संबंध होता है, तो बल जो होगा F बराबर वो ma के बराबर होता है। ये a जो होता है उसका त्वरण होता है, ठीक है, m इसका मास होता है और F इसका फोर्स होता है, बल होता है। ये जो न्यूटन की गति के दूसरे नियम की, ये जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वो बल के परिमाण की जानकारी देता है, ये दूसरे नियम पर आधारित है। बल का मात्रक क्या होता है, तो भाई बल का जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड होता है, तो इसका उत्तर आपके ये वाला ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है आपके संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग का जो मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट है आपके
एक मिनट, ये थोड़ा सा इसमें चूक हुई है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा, तो ये किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। ठीक है, P बराबर mv होता है, P बराबर mv होता है, तो ये संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। नेक्स्ट है यदि कोई पिंड संवेग से सीधी रेखा में गतिमान है तो उस पर कोई बाहरी बल न लगे तो उसका जो मान है वो वेग है वो नियत रहता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर जड़त्व निर्भर करता है तो वस्तु के जो द्रव्यमान होता है उस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पे उसका जड़त्व निर्भर करता है, क्योंकि जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान की माप होती है। 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से सरल रेखा में गतिमान, तो परिणामी बल कितना होगा? तो F बराबर ma हो जाएगा, F बराबर ma। तो m का मान कितना है? m का मान मास कितना है? 5 किलो, और ये आपकी जो इसमें त्वरण कितना है? तो आपके त्वरण जो हो जाएगा आपके 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 से 5 को गुणा करेंगे तो 5 दाएँ 50, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो आपकी न्यूटन में चेंज हो जाएगा। तो बल कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो सही सुमेलित है? तो ये संवेग जो है P बराबर mv होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। बल जो है F बराबर ma होता है, तो ये F बराबर ma हो जाएगा, ये सही है। और बल का जो सही मात्रा है कि वो न्यूटन होता है, तो ये भी आपके सही है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी आपके इसमें सही उत्तर रहेगा। अब जिन भी बच्चों ने ये टेस्ट नहीं दिया तो उसको टेस्ट को ज़रूर देना चाहिए, इसमें से आपको खूब सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना ताकि बाकी के दोस्त भी आपके जिस वीडियो को देख सके। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से कि अपने दोस्तों को अपने चैनल के बारे में, अपने ऐप के बारे में ज़रूर बताना, और उनको भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जोड़ना। अगला क्वेश्चन आपके कि बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन इसका उत्तर रहेगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंदूक की गोली छोड़ने से पहले बंदूक तथा गोली का संवेग कितना होता है? तो बंदूक की गोली छोड़ने से पहले बंदूक तथा गोली का जो संवेग है वो कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 0। फिर आपके अगला प्रश्न है कि न्यूटन रॉकेट का जो क्रिया सिद्धांत है, रॉकेट का जो सिद्धांत है, रॉकेट जो क्रिया प्रतिक्रिया, ये जो न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट जो है आपके न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। या फिर क्रिया प्रतिक्रिया वाला उत्तर इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है चलती गाड़ी में अचानक रोकने पर यात्री है जो शरीर आगे की ओर झुक जाता है। मान लो गाड़ी चल रही, बस में बैठे आप, ठीक है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे पीछे की सीट में, और ड्राइवर साहब जो गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहे हैं, और अचानक आगे जो मान लो किसी ने जो ओवरटेक किया, या फिर आगे कोई जो मान लो रोड पे जो गाय आ गई, तो ड्राइवर साहब ने इनको जो अचानक ब्रेक लगाया, तो आप क्या करेंगे? आपका जो सर है वो ऊपर आगे की ओर जो झुक जाएगा, यानी कि आगे की सीट के ऊपर झुक जाएगा। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गति का प्रथम नियम, जड़त्व का जो नियम है, जड़त्व का माप होता है, तो ये गति का प्रथम नियम है। और बस अगर खड़ी है, बस अगर यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, और आप यहाँ पे बैठे हैं, और ड्राइवर साहब कब आए पता नहीं चला आपको, और आप जो आराम से बैठे थे, और ड्राइवर साहब ने आते ही जो गाड़ी स्टार्ट कर दी, तो आप जो पीछे की ओर झुकेंगे, गाड़ी आगे की ओर जाएगी और हम पीछे की ओर झुकते हैं। तो ये न्यूटन की गति का पहला ही नियम है। नेक्स्ट है नाव के कूदने पर पीछे की ओर स्वयं आगे की ओर जाना किस नियम पर आधारित है? तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। जड़त्व का जो नियम है वो प्रथम नियम है, संवेग का नियम दूसरा नियम है, बल की परिभाषा देता है, और क्रिया प्रतिक्रिया का ये तीसरा नियम है। पृथ्वी पर चलना किस नियम पर आधारित? तो ये तृतीय नियम पर आधारित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खिलाड़ी द्वारा गेंद रोकते समय हाथों को पीछे की ओर ले जाना किस नियम पर आधारित है? ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित हो जाएगा। नेक्स्ट है गाड़ी द्वारा चली गई दूरी किसमें मापी जाती है? तो ओडोमीटर में मापी जाती है। स्पीडोमीटर से गाड़ी की स्पीड मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है कि त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका उत्तर रहेगा। अगला जो प्रश्न आपका ये कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो कोई गाड़ी चल रही है तो 10 मिनट में तय की दूरी कितनी होगी? तो हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेते हैं। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी? तो हम क्या करेंगे, ये सब किलोमीटर में दे रखा, तो हम इस घंटे को हम मिनट में चेंज कर लेंगे, तो हमारा जो ये उत्तर आ जाएगा। तो ये 1 घंटे का ये दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 36 किलोमीटर और बटे में ये 1 घंटे की स्पीड है, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट की। हम क्या करेंगे, इसको ये 1 घंटे की है और हमें निकालना है इसमें आपके 10 मिनट का, यानी कि ये 60 मिनट का दे रखा है। तो इसको यहाँ पे भाग लगा देंगे,
तो गुणा करेंगे इसको 10 से, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 6 के बार 36, 6 बार चला जाएगा। तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर चल रही है, तो आपके साथ 10 मिनट में कितनी चलेगी, वो 6 किलोमीटर चलेगी। तो इसका उत्तर आपको 6 किलोमीटर निकालना है। नेक्स्ट है आपके वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपके हाफ ए टी स्क्वायर ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की गति के लिए चाल समय ग्राफ में जो समांतर एक सरल रेखा प्रदर्शित करती हैं, तो ये एक समान चाल को प्रदर्शित करती है। ये इसका उत्तर आपकी एक समान चाल रहेगा। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका v बराबर u प्लस ए टी। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है और ये दूसरा नियम है और ये आपके तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विस्थापन का ऐसा मात्रक, तो मीटर इसका उत्तर रहेगा। विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है। तो दूरी क्या है, तो दूरी आपकी एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब वस्तु का जो समान वेग से गतिमान होती है, तो उसका तो त्वरण जो होता है वो त्वरण इसमें जो शून्य हो जाएगा। जब वेग समान है तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके कि चाल की जो दूरी मापने का यंत्र है, ठीक है, सॉरी दूरी मापने का यंत्र कौन सा है, तो दूरी मापने का आपके जो ओडोमीटर हो जाएगा। ये चाल मापने का यंत्र पूछा जा रहा है, तो चाल मापने का स्पीडोमीटर इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट आप पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर आपके 112 हैं। तो विभजक उत्तक जो पाया जाता है वो आपके तने के शीर्ष में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होता है, कार्य समान होता है, उनको उत्तक कहा जाता है। कमेंट करके बताना है कि कोशिका की खोज किसने की। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, कोशिका की खोज किसने की। कोशिका का पावर हाउस बिजली घर किसको कहा जाता है, और कोशिका की जो आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है। ठीक है, ये इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। प्रोटीन की फैक्ट्री ये किसको कहा जाता है, इन सभी का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि लंबी लिग्नित और संकरी मृत कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तो ये किसमें उपस्थित होती है, जाइलम में उपस्थित होती है। जाइलम जो होता है वो जल के अवशोषण का कार्य करता है और खाद्य पदार्थों के संवहन में फ्लोएम काम करता है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो भाई चालनी नलिका जो है जाइलम में पाई जाती है। चालनी नलिका कहाँ पाई जाती है, जाइलम में पाई जाती है। रुधिर के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं, तो उसको प्लाज्मा कहा जाता है। रुधिर का जो तरल आधात्री भाग है वो प्लाज्मा कहते हैं। लगभग 55% जो भाग है वो आपके प्लाज्मा का होता है, और प्लाज्मा का जो आपके जो 92% भाग है वो आपके पानी होता है, इसमें जल होता है। ठीक है, याद कर लेना इसको। ब्लड का जो 55% भाग, ठीक है, ये मान लो जो टोटल आपके ब्लड है, ठीक है, इसका जो 55% भाग है, ये जो 55% भाग ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लाज्मा। तो ये तो रहेगा आपके प्लाज्मा। ठीक है, इस प्लाज्मा का एक मिनट, ये इस प्लाज्मा का आपके वापस से जो 92% लगभग इतना जो परसेंट भाग है ये आपके क्या रहता है, ये पानी रहता है। इस प्रकार से उसको समझना है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, लाल रक्त कणिका इसको कहा जाता है, और डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। अच्छा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी इन दोनों में से शरीर की जो सैनिक कोशिकाएं किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताना इनमें से किसको जो शरीर की सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है। और अगला प्रश्न आपका ये है कि अस्थि क्या है, तो अस्थि जो है आपका एक संयोजी उत्तक है। जैसे रक्त संयोजी उत्तक होता है, इसी प्रकार से अस्थि भी आपका एक संयोजी उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट एक कंडरा का निर्माण होता है, तो कंडरा का निर्माण एक पेशी को अस्थि से जोड़ने में, पेशी को किससे जोड़ने में, पेशी को अस्थि से जोड़ने में कंडरा का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपके कि आँख की पलक फेफड़े किस प्रकार के हैं, तो आँख के जो पलक और फेफड़े जो हैं वो आपके अनैच्छिक है। कैसे हैं आपके, अनैच्छिक है, तो रेखिक व अनैच्छिक इसका उत्तर रहेगा। 120 नंबर है कि जटिल उत्तक का उदाहरण है, तो जटिल में फ्लोएम और जाइलम दोनों आएंगे, दोनों उत्तर इसका उत्तर कर देना है। रक्त क्या है, तो भाई रक्त जो है आपका तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो तरल उत्तक तो नहीं, ये संयोजी उत्तक है, याद कर लेना इसका। रक्त आपका जो है एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है आपके अच्छा रक्त परिसंचरण तंत्र, एक आपके नाम आता है जो ब्लड सर्कुलेशन आता है, तो इसकी जो खोज किसने की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। स्वनिर्मित जो सूक्ष्मदर्शी की से कोशिका को किसने जो सबसे पहले देखा था, तो सबसे पहले जो कोशिका को देखा था वो रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो इसका उत्तर आपके रॉबर्ट हुक कर देना है। कमेंट करके बताओ देखिए कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी। शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, तो कोशिका को कहा जाता है। कोशिका को शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव का नाम बताना है,
तो क्लेमाइडोमोनास और आपके पैरामीशियम, इसके अलावा अमीबा, ये सभी आपके जो एक कोशिकीय जीवों के नाम है। इसके अलावा यूग्लिना, ये सभी आपके एक कोशिकीय जीवों के नाम हैं। ठीक है, तो यूनिसेलर ये सारे के सारे। केंद्र की खोज किसने की? तो थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी इसकी। मैंने आपको पूछा था कि भाई केंद्र की खोज किसने की, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक जिसको जी प्रोटीन की फैक्ट्री इसको जो कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके तरल जैविक पदार्थ का नाम जीव द्रव्य किसने रखा? तो ये जेई पुरीकिंजे ने रखा था। इसका उत्तर आपको पुरीकिंजे इसका करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न है कि आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? तो भाई लासोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोम, ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसको राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि केंद्रक को जो नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऊपर मिस्टेक कर दी थी। केंद्रक को जो इसको नियंत्रण कक्ष से कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है किसमें जो कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो भाई डीएनए जो पाया जाता है वह राइबोसोम में डीएनए पाया जाता है। अच्छा, आपको जो डीएनए का फुल फॉर्म बताना है, डीएनए का फुल फॉर्म बताना है कमेंट करके। एलपीजी का फुल फॉर्म बताना है, सीएनजी का फुल फॉर्म बताना है, एक तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म बताना है, आईयूपीएससी का भी फुल फॉर्म बताना है, एक आपको एटीपी का फुल फॉर्म बताना है। ये पूछे जाएंगे आपके, याद कर लेना इनको। और एक आपके आरएनए का फुल फॉर्म बताना है, आरएनए, और एक आपके आरबीसी, ठीक है, आरबीसी और आपकी जो डब्ल्यूबीसी है, इनका भी फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? तो कैमिलो गोल्जी ने इनकी खोज की थी, तो इसका उत्तर कैमिलो गोल्जी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपके कोशिका के 3 प्रमुख क्रियात्मक केंद्र कौन से हैं? तो भाई केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो ये जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था वो 1 और 3 यानी कि स्लाइडेन और टी स्वान ने दिया था। तो स्लाइडेन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, उसको आगे बढ़ाने का कार्य विर्चो ने किया था। क्षतिग्रस्त मृत कोशिकाओं का पाचन कहाँ पर होता है? तो ये जो पाचन होता है वो लाइसोसोम में होता है। क्लोरोप्लास्ट, कमेंट करके बताओ देखिए कि पत्तियों का जो रंग होता है, पौधों की जो पत्तियों का रंग वो हरा क्यों होता है, किस कारण है जो हरा होता है, आपको कमेंट करके बताना है। और एक जो मानव का रक्त है, मानव का जो रक्त है, इस रक्त का जो रंग है, ब्लड है, वो लाल क्यों होता है, इसका भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र किसको कहते हैं? तो ये देखो वापस आया क्वेश्चन। तो कोशिकाओं का जो नियंत्रण केंद्र है कोशिका का, इसको ये जो है आपके आंसर हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, वो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम को कहा जाता है, और नियंत्रण केंद्र आप जब इसको कंट्रोल रूम कहा जाता है केंद्रक को, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं वो जीन में, केंद्रक में पाए जाते हैं, इसका उत्तर केंद्रक करेंगे। नेक्स्ट है फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये एटीपी के रूप में प्रदान करता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म रहता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए और राइबोसोम किन अंगकों में होता है? तो डीएनए और राइबोसोम जो होता है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो इसका भी फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल याद, और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। लाइसोसोम किन के द्वारा जो बना होता है? तो लाइसोसोम जो होता है वो गोल्जी उपकरण के द्वारा बना होता है। इसका उत्तर क्या करेंगे? 138 का गोल्जी उपकरण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके गुणसूत्र बने होते हैं। तो भाई डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? कमेंट करके बताओ देखिए कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका अंगक जो शर्करा को जो जटिल शर्करा में बदलता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा आपके गोल्जी उपकरण। इसका उत्तर क्या करेंगे? गोल्जी उपकरण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सजीव कोशिका किसके द्वारा खोजी गई? तो ये ल्यूवेन हॉक के द्वारा खोजी गई थी सजीव कोशिका। देखो इस रॉबर्ट हॉक ने तो मृत कोशिका देखी थी, ठीक है, ये इन्होंने मृत कोशिका देखी थी सबसे पहले, और जो सजीव कोशिका देखी थी सबसे पहले जीवित कोशिका वो ल्यूवेन हुक के द्वारा इसको देखा गया था। नेक्स्ट इसमें से कि प्रोटीरियम में नहीं पाया जाता है। तो प्रोटियम जो होता है उसमें ये H11 होता है, इसको प्रोटियम कहा जाता है। इस प्रोटियम में क्या नहीं पाया जाता है? तो देखो ये तो इसका जो परमाणु क्रमांक है ये इसका परमाणु द्रव्यमान है। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है
ये प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। तो अगर प्रोटॉन का मान 1 है तो इसमें न्यूट्रॉन का मान कितना है, 0 हो जाएगा, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो प्रोटियम जो होता है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, ये क्या हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होता है और इसमें आपके न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। नाभिक में क्या पाया जाता है, तो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, इसको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं और इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न आपके, किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो बराबर होती है, तो प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है। याद कर लेना, प्रोटॉन धनात्मक, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। अगला प्रश्न आपके 145, रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो सोने की पन्नी पे किया था, अल्फा कणों का जो बौछार की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको सोने की पन्नी कर देना है। परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला अनावेशित कण कौन सा है, तो अनावेशित का मतलब कोई इस पर चार्ज नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो प्रथम कोष को हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। ये नाभिक है, नाभिक के बाद जो पहला कोष है इसका मतलब ये के हो जाएगा। ठीक है, के बराबर यानी कि 1 होता है और के बाद में आएगा आपका एल या एल आ जाएगा, एल के बाद में आपका आएगा एम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बीच में नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसके जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो पहली कक्षा आपके के बराबर 1 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2n², n बराबर 1 रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बोरॉन कितने नंबर पे आता है, बोरॉन 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, बोरॉन 5वें नंबर पे आता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम का जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी है, तो द्रव्यमान संख्या आपके 23 होती है। जबकि ये परमाणु क्रमांक पूछता, ये एटॉमिक मास पूछ रहा है, तो आपके 23 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है वो आपके 11 होता है। परमाणु जो क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक वो आपका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ये 11वें नंबर पर आता है आवर्त सारणी में। और इसका जो सोडियम का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका Na है। क्या है, Na, क्योंकि ये लैटिन भाषा के नेट्रियम से बना है, लैटिन भाषा के नेट्रियम से बना है। इसको सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, मुलायम धातु होती है ये, और सोडियम को जो केरोसिन में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अच्छा, आपको एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, उसका उत्तर कमेंट करके बताना कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमेंट करके बताओ कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा आपको 2 उप धातुओं के नाम कमेंट करके बताना है। उप धातु कौन कौन सी हैं, जो धातु और अधातु दोनों के बीच में पाई जाती हैं। और एक उन 2 धातुओं के नाम बताना है जिनको हथेली पर रखने पे पिघल जाती हैं। उन दोनों के नाम आपको कमेंट करके बताना है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो 1 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, तो 3 समस्थानिक है। और किसी जो कोष में, बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो इसमें आपकी जो संयोजकता वो आपके 1 हो जाएगी। क्लोरीन की जो परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो आपकी 35.5 हो जाएगा। क्लोरीन की जो परमाणु क्रमांक है वो 17 होता है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 35.5 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज, तो आपको ईंट याद करना है, ईंट। इलेक्ट्रॉन की खोज क्या याद करना है, ईंट। इलेक्ट्रॉन में आपको क्या याद कर लेना है, ईंट याद कर लेना है। और इससे क्या याद रहेगा, थॉमसन याद रहेगा, ईंट का थॉमसन। तो ईंट का थॉमसन, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना है। नेक्स्ट आपके रदरफोर्ड ने अल्फा परिकिरण प्रयोग के द्वारा किसकी खोज की थी, तो इन्होंने नाभिक की खोज की कि एक कण ऐसा होता है जो इनसे बीच में से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाता है। इसका मतलब आगे कोई न कोई अवरोध होता है, उस अवरोध को इन्होंने नाभिक कहा था। नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। समबारी का मतलब क्या होता है, इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो आपके समान होता है और परमाणु क्रमांक जो अलग अलग होता है। और समस्थानिक में परमाणु क्रमांक सेम होता है, ये आपके अलग अलग होता है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, और रदरफोर्ड ने आपकी नाभिक की खोज की और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। गोल्डस्टीन जो गोल्डविक या गोल्डस्टीन है, इन्होंने जो प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टिक ने की थी। परमाणु में मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, तो परमाणु में मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही होते हैं। तीनों ही आपके जो मौलिक कण परमाणु के कहलाते हैं। नियोन की संयोजकता, नियोन जो आपके जो ये नोबल गैस में आता है, इसका जो कक्षक फुल भरा होता है, इसकी संयोजकता 0 होती है। इलेक्ट्रॉन का सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, पहले में 2, दूसरे में 8, तो तीसरे में 1 आएगा क्योंकि ये 11 नंबर पे आता है। नेक्स्ट है आपके फास्फोरस की जो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या कितनी है, तो ये तो आपके एटॉमिक मास पूछा जा रहा है, ये एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है। तो पहले एटॉमिक मास वाला होगा,
तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 31 और परमाणु क्रमांक 15 हो जाएगा। तो ये वाला 31 और 15 सही रहेगा। देखो ये भी 15-31 दे रखा है, लेकिन ये गलत है क्योंकि पहले परमाणु संख्या दे रखी है, द्रव्यमान संख्या दे रखी है, तो द्रव्यमान संख्या तो 31 होगी और आपकी जो परमाणु संख्या वो आपके 15 होती है। तो ये आपको याद रखना है, जैसा पूछे वैसा जवाब देना पड़ेगा। कार्बन जो कोबाल्ट 60 इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग है वो आपके कैंसर के रोग में होता है। तो कमेंट करके बताना कि गेंगा रोग के उपचार में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। गेंगा रोग के उपचार में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। और एक है जो आपके परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में कौन सा समस्थानी काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटॉन की खोज। तो ये जेम्स चैडविक ने तो न्यूट्रॉन की खोज की थी, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, रदरफोर्ड ने नाभिक की और गोल्डस्टीन ने आपकी प्रोटॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि लोहे का प्रतीक क्या होता है? तो Fe होता है, क्योंकि लैटिन भाषा में इसका जो नाम होता है वो फेरम होता है, तो फेरम के कारण इसको Fe लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपके अवोगाद्रो संख्या, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके 6.022 इंटू 10⁻23, तो 6.022 और इंटू 10⁻23 ये इसका उत्तर रहेगा। परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक वो क्या है? C12 होता है, ठीक है, कार्बन के 12 परमाणु। नेक्स्ट है आपके ऑक्सीजन का जो परमाणु का जो 1 मोल है वो कितने के बराबर होता है? तो ये आपके जो 16 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 16 ग्राम, क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणु का समूह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर आपके आयन हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 यूनिट जल में जल के कितने अणु हैं? तो जल के जो अणुओं की संख्या है वो आपकी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है उसमें परमाणु है वो कैसा होता है? तो ये चतुर परमाणु, इसको P4 लिखा जाता है, ठीक है, तो ये P4 हो जाएगा। तो ये चतुर परमाणु है। जबकि सल्फर जो होता है उसको 8 लिखा जाता है, सल्फर 8, तो इसको बहुपरमाणुविक कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्राम में व्यक्त पदार्थ की जो परमाणुविक द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान, ठीक है, इसका उत्तर आपकी बी वाला उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट है रासायनिक संयोजन का नियम है। तो रासायनिक संयोजन का जो नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात दोनों के ऊपर आधारित होता है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो भाई हाइड्रोजन का H होता है, सोडियम का Na होता है, हीलियम का He होता है, इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑक्सीजन गैस का जो अणु होता है तो उसका जो द्विपरमाणु होता है O2 लिखा जाता है, इसको ऑक्सीजन को द्विपरमाणु कहा जाता है। नेक्स्ट इनमें से कौन से उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। हाइड्रोजन जो है आपके उत्कृष्ट गैस नहीं है। अच्छा, हाइड्रोजन को जो है परमाणु जो होता है ये आवर्त सारणी का इसको आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन ये 10th क्लास में पढ़ोगे आप। ये हाइड्रोजन जो होता है वो जो आवर्त सारणी होती है उसका आवारा तत्व कहते हैं, इसको याद कर लेना, ये काम आएगा 10वीं क्लास में। सोडियम का लैटिन भाषा में नाम क्या होता है? तो नेट्रियम होता है। क्या होता है? नेट्रियम। और पोटेशियम का केलियम होता है। और हाइड्रोजियम जो होता है वो आपके पारा का होता है, मरकरी। पारा जो मरकरी होता है इसका जो लैटिन भाषा में नाम वो हाइड्रोजियम होता है, इसलिए इसको Hg से लिखा जाता है। नेट्रियम होता है इसलिए इसको Na से लिखा जाता है। केलियम होता है इसलिए इसको जो K से लिखा जाता है। ये सोडियम का प्रतीक है, ये पोटेशियम का है, और ये पारे का प्रतीक होता है। पारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, मेटल होते हुए भी, यानी कि धातु होते हुए भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो यौगिक और द्रव्यमान सही अनुपात में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो तो 1:8 होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 होता है। सोडियम क्लोराइड 35.5 और 23, ये गलत हो जाएगा, ये इनका जो परमाणु द्रव्यमान दे दिया है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो 3:8 इसका उत्तर सही है। तो ये आपकी जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके इसमें असत्य हैं, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। सल्फर का जो परमाणुकता वो कैसी होती है? सल्फर को S8 लिखा जाता है। सल्फर में 8 अणु होते हैं, इसको बहुपरमाणुकता कहा जाता है, तो इसको बहुपरमाणुकता लिखेंगे। नेक्स्ट है केलियम किसका लैटिन भाषा में नाम है? तो केलियम पोटेशियम का होता है, याद करना, इसलिए इसको K से लिखा जाता है। और फास्फोरस को P से लिखा जाता है, क्योंकि इसको pH होता है, फास्फोरस का pH होता है, न कि F होता है। याद कर लेना, कभी भी F नहीं होगा, फास्फोरस का pH होता है। नाइट्रोजन का N होता है, सोडियम का Na होता है। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि C से शुरू होने वाले किन्हीं 4 तत्वों के नाम, उनके प्रतीक चिन्ह कमेंट करके बताना है। C से शुरू होने वाले किन्हीं 4 प्रतीक तत्वों के जो प्रतीक तथा उनके जो नाम आपको कमेंट करके बताना है। हाइड्रोजियम ये किसका जो लैटिन भाषा में नाम है? तो ये पारा का नाम होता है, और पारा को Hg से लिखा जाता है। लेड जो होता है उसको लेड जो वो आपके Pb होता है, इसको प्लम बेरिल कहा जाता है, तो इसको Pb लिखा जाता है, लेड को Pb लिखा जाता है। पोटेशियम को K लिखते हैं, और टीन को Sn लिखा जाता है, टीन जो होता है उसको Sn लिखा जाता है।
अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित हो जितने की कार्बन 12 ग्राम द्रव्यमान में कार्बन परमाणु की संख्या होती है, इसको कौन सी संख्या कहा जाता है? तो उस संख्या को कहा जाता है आपके मोल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। नेक्स्ट है आपके गोल्ड का लैटिन भाषा में नाम ओरम होता है और इसको AU से लिखा जाता है। और अर्जेंटम जो होता है वो चांदी का है, सिल्वर। चांदी का जो आपके लैटिन भाषा में नाम है वो आपके अर्जेंटम है, इसको AG से लिखा जाता है। तो ये सारे चीज़ें आपको अच्छे से याद करना है। ये स्टेनस है आपके, इसको SN, और टीन कहते हैं इसको। क्यूप्रस जो होता है इसको CU से लिखा जाता है, ठीक है, क्यूप्रस CU, जो कि कॉपर का नाम होता है। परमाणु को किस प्रकार देखा जाता है? तो परमाणु को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। परमाणु को किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? तो 16 है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योगफल 16 होता है इसमें। नेक्स्ट है फिर आपके ये तत्व बताइए, इसमें से तत्व कौन सा है? तो इसमें से जो सिलिकॉन है वो आपका तत्व है। और सिलिकॉन आपके जो उपधातु भी है, उपधातु को अर्धधातु भी कहा जाता है, इसको जो सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके अर्धचालक कहते हैं इसको, सिलिकॉन अर्धचालक है। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगना, तो लोहे से जंग लगेगा तो फिर आपके भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और आपकी संक्षारण का भी उदाहरण। तो संक्षारण और भौतिक परिवर्तन साथ में हो जाएगा। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है इसमें से, तो लोहे की छड़ को मोड़ना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे की धातु को तार खींचना ये भी भौतिक परिवर्तन है। और जल वाष्प ये भी भौतिक परिवर्तन। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो बच्चे को पता है कि मोमबत्ती जब जलती है तो भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब कमरे में छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण जो जमी धूल है, जो प्रकाश कार्बन के कणों के मार्ग को दिखाई देता है, तो यह किस प्रभाव के कारण होता है? तो ऐसा टिंडल प्रभाव के कारण होता है। ये तो आपने खूब देखा होगा टिंडल प्रभाव। तो मान लो किसी आपका घर, मान लो किसी का कच्चा घर है, ठीक है, कच्चा घर है, तो इसमें से मान लो कोई छेद है, तो छेद है तो इस छेद से प्रकाश आता है, तो इसका जो प्रकाश आता है वो आपको जो चमकीला मार्ग दिखाई देता है, ठीक है, इसमें जो कण बहुत सारा आपको दिखाई देते हैं। तो ये तो आपने खूब, इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? टिंडल प्रभाव कहते हैं। या फिर आपने जो कभी भूसे के घर में देखा होगा, जब गाय भैंस के जो भूसा भरते हैं उसमें भी ये जो मान लो थोड़ा सा प्रकाश आने की गुंजाइश है, तो उसमें से जो आपका ये जो इसका प्रकाश आ रहा है ये, तो इसमें सारे कण आपको जो चमकते हुए इसमें नाचते हुए दिखाई देंगे, तो ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंचर भी किसका विलयन है? तो भाई टिंचर जो है वो आपके आयोडीन का विलयन होता है। तो इसका जो उत्तर है आपके आयोडीन और एल्कोहल करेंगे, ठीक है, आयोडीन और एल्कोहल दोनों का विलयन होता है टिंचर। जब भी कहीं लग जाती है तो जो आयोडीन जो है वो यही लगाया जाता है। विलयन की पहचान करनी है, तो भाई जो इसमें से है विलयन जो है मिश्रण के निम्न मिश्रण में से विलयन की पहचान करनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके वायु आपके विलयन है। नेक्स्ट है कोलाइड का उदाहरण है, तो कोलाइड का जो उदाहरण है आपके दूध, शाही और रक्त, ये सभी आपके कोलाइड के उदाहरण है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये तत्व की बात कर रहा है, न कि धातु उपधातु। तो तत्व जब भी आ जाए तो आपको न तो धातु देखना न अधातु देखना है, सीधा है जो ब्रोमीन या फिर पारा, दोनों में किसी एक को आपको जो राइट करना है। तो यहाँ पर अगर पारा भी होता तो भी आपका वो तत्व में आता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके धातु होता तो फिर हम क्या करते हैं? ये पारा करते हैं। और अधातु होता तो फिर हम क्या करते हैं? इसको अधातु होते तो ब्रोमीन करते हैं। नेक्स्ट है उपधातु का उदाहरण है, तो सिलिकॉन इसका उत्तर रहेगा। इसके अलावा जो आपके जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, बोरॉन, ये आपके उपधातु का उदाहरण है। पीतल का जो संगठक किन से मिलकर बनी होती है? तो पीतल जो होती है वो पिताजी से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। तो पीतल जो है पिताजी मतलब पीतल, तांबा और जिंक। तो तांबा और जिंक इसमें आपके जिंक तांबा यहाँ दे रखा है, तो ये आपको याद कर लेना। अच्छा, ये आज मैं आपके लिए नया क्वेश्चन पूछता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीतल में जो तांबा और जिंक तो मिलाते हैं, इसमें तांबा और जिंक तो मिलाया जाता है, लेकिन कमेंट करके बताना कि ये कितने परसेंटेज के हिसाब से मिलाया जाता है। इसमें पीतल में तांबा कितना % होता है और जिंक कितना % होती है। दूध से क्रीम निकालने के लिए विधि आपको अपकेंद्रण विधि कहलाती है। दूध से क्रीम निकालते इसको अपकेंद्रीय विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक तत्वों का जो रासायनिक रूप से संयोजित होना क्या कहलाता है? तो 2 या 2 से अधिक तत्व जो रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है यौगिक कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। एक ही प्रकार के होते हैं उसको अपन तत्व कहते हैं। नेक्स्ट फिर आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो ये चांदी जो होती है अर्जेंटम यानी कि Ag, ये विद्युत और उष्मा दोनों का सुचालक होती हैं। और सोना जो होता है वो सबसे तन्य धातु होता है। सोना गोल्ड जो होता है वो सबसे तन्य धातु है। 1 ग्राम मान लो किसी पास में सोना है तो उससे
वो 2 किलोमीटर लंबी लाइन 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकता है। लेकिन 1 ग्राम सोना यानी कि अभी जो 1 तोला होता है उसका भाव आपने सुना होगा, 1 तोला मतलब 10 ग्राम होता है। 1 तोले का मतलब कितने ग्राम है, उसमें 10 ग्राम है, और 10 ग्राम सोने की कीमत अभी 1 लाख पार है। तो समझ सकते हैं कि सोना कितना महंगा है। अगला प्रश्न है कि द्रवों के मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है, उसको प्रभाजी आसवन कहते हैं। तो द्रव से जो मिश्रण को अलग करते हैं इसको प्रभाजी आसवन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके कि ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना होता है। तो ऑक्सीजन का जो क्वथनांक है वो -182 होता है, -182 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो प्राकृतिक जो तत्व होते हैं उनकी संख्या आपके 92 हैं। इसमें से जो 100 से ज़्यादा तो आपकी जो खोजे जा चुके हैं, इसमें से 92 प्राकृतिक और बाकी सभी जो मानव निर्मित हैं। सल्फर क्या है, तो भाई सल्फर एक प्रकार का क्या है आपके, सल्फर अधातु हैं। तो इसका उत्तर आपको अधातु करना है, सल्फर एक प्रकार का अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 203, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो धातु आ गया अब आपके, तो फिर आपको पारा ही करना पड़ेगा। ब्रोमीन ऑप्शन में दे रखा हो, मान लो चांदी की जगह पे यहाँ पे ब्रोमीन होता तो भी हम इसमें पारा ही करते हैं, क्योंकि धातु पूछ रहा है, और अधातु पूछ लेता तो फिर हम ब्रोमीन कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसा प्रश्न पूछे वैसा जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं आपको तो पूछ तो रहे पिताजी का नाम, ठीक है, कि आपके पिताजी का नाम क्या है और आप अपनी माताजी का नाम लिख के आ रहे हो, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो जैसा आपके प्रश्न पूछे वैसा आपको जवाब देना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं भाई ईंट का जवाब है जो पत्थर से दे रहे हो, ठीक है, तो ईंट का जवाब ईंट से ही देना है, आपको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। तो लोहे के चूर्ण से बालू को मिलाना भौतिक परिवर्तन है, जबकि लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन और काटा हुआ सेब, ये सभी आपके जो रासायनिक केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है धात्विक चमक वाली धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है। तो ये आपकी अपवाद है, तो एक तो आयोडीन है और एक ग्रेफाइट है। तो ये आपके अधातु होते हुए भी चमकीली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौक का पाउडर किसका उदाहरण है। तो भाई चौक का जो पाउडर है वो आपके निलंबन का उदाहरण है। चौक का पाउडर निलंबन का उदाहरण है। इनमें से सही सुमेलित कौन सा है। तो दही से मक्खन निकालना अपकेंद्रीय है, और समुद्री जल से नमक निकालना क्रिस्टलीकरण है, और नमक से कपूर को अलग करना ऊर्ध्वपतन कहलाता है। तो ये आपके जो तीनों सही आपके, तो उसका उत्तर क्या करेंगे, उपरोक्त सभी करेंगे। ग्रीष्म काल में जो मिट्टी के बर्तन रखने पर जो किस परिघटना के कारण जो ठंडा हो जाता है, तो ये जो होता है आपके वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन नहीं, वाष्पन के कारण ये ठंडा होता है। इसका उत्तर वाष्पन करेंगे, या वाष्पीकरण भी कहा जाता है इसको, ठीक है, तो वाष्पन करेंगे। बलों का जो बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। तो बलों का जो बढ़ता हुआ क्रम है वो आपके ऑक्सीजन में सबसे कम, फिर जल में ज़्यादा, और फिर शर्करा में सबसे ज़्यादा होगा। तो द्रव, गैस, द्रव और ठोस ये बढ़ते हुए क्रम में है। शुद्ध गलती हुई बर्फ़ का तापमान कितना होगा। तो आपके जो 273 केल्विन रहेगा। केल्विन में पूछा जा रहा था 273 केल्विन, और सेंटीग्रेड में पूछे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा इसमें, और ये आपके केल्विन है। अच्छा, एक क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हुई थी, शायद 27 डिग्री सेल्सियस वाला एक प्रश्न था, इसको केल्विन में मापेंगे तो कितना आएगा। तो मैंने जोड़ करने में मिस्टेक कर दी थी, इसमें आपको 273 जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके 7 और 3 10 का 0 हासिल का 1, और 3 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 2 और 1 3, तो ये 300 डिग्री या 300 केल्विन हो जाएगा। और 27 की जगह पे 25 होता, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस होता, तो फिर इसमें 273 जोड़ते हैं, तो इसका जो उत्तर आपके 298 आ जाता, ठीक है। तो 298 केल्विन में इसका उत्तर रहता है ऐसे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गैस है। तो गैस जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। अच्छा, शुष्क बर्फ़ किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताना कि शुष्क जो बर्फ़ है वो किसको कहा जाता है। शुष्क बर्फ़ किसको कहते हैं, ठीक है, शुष्क बर्फ़ किसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो तापमान का जो एसआई मात्रक है वो आपका डिग्री सेल्सियस है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो भाई गुब्बारे में जो हाइड्रोजन गैस है भरी जाती है। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र या पंचतत्व में कौन कौन आते हैं। तो जल, पृथ्वी, अग्नि ये सभी आते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर करेंगे। विस्तृत होने वाला का गुण किस में नहीं पाया जाता है। तो विस्तृत होने का गुण किस में नहीं पाया जाता है। तो विस्तृत जो ठोसों में विस्तृत होने का गुण नहीं पाया जाता है। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य है। तो ठोस का जो आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ये आपके सत्य हो जाएगा। संपीड़ितता किस में ज़्यादा होती है।
किसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो उसमें आपकी जो गैसों को ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है और इसी से कंप्रेस होने के कारण CNG को जो सिलेंडर में भरा जा सकता है। तो इसी संप्रेरिता के कारण जो CNG गैस होती है उसको सिलेंडर में भरा जाता है। अगला प्रश्न है कि रबड़ बैंड माना जाता है, इसको ठोस माना जाता है। और जल में घुली ऑक्सीजन पौधों को जीवन प्रदान करती हैं। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है वो पौधों को जीवन प्रदान करती हैं। सॉरी, इसमें ये पौधों के लिए जीवन की बात की जा रही तो ये फिर आपको CO2 करना है इसमें। तो पौधों के लिए तो CO2 काम आती है, तो इसका उत्तर आपको CO2 करना है। ताप बढ़ाने पर वाष्प की दर जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फिर आपकी गुप्त उष्मा का जो SI मात्रक है वो क्या था, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो किलो जूल किलोग्राम इसका उत्तर रहेगा। स्पंज क्या होगा, तो स्पंज जो आप कहें वो ठोस का उदाहरण है। स्पंज एक ठोस का उदाहरण है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं, तो पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है, तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस CO2 को क्या कहते हैं, ठोस CO2, इसको जो शुष्क बर्फ कहा जाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाओं, कौन सा जो पदार्थ तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, तो पानी जो है वो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस में। एसीटोन को हाथ पर रखने पर ठंडा होने की घटना क्या कहलाती है, उसको वाष्पन कहते हैं। ये वाष्पन के कारण है जो ठंडा होता है। अगला प्रश्न आपका ये है कि फ्लोरेंट जो ट्यूब होती है उसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें आपके प्लाज्मा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस और आपके 273 केल्विन, ये दोनों इसका उत्तर रहेगा। तो आपके 273 केल्विन दे रखा है। 2 विभिन्न पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है, तो इनको जो विसरण कहते हैं। क्या है, 2 भिन्न पदार्थों का मिलना विसरण कहलाता है। 127 केल्विन के संगीत, ये सेल्सियस यहाँ पे मिस्टेक हुई इसमें, तो 127 सेल्सियस के संगत केल्विन ताप कितना होगा, तो ये 127 में हम क्या करेंगे, 273 जोड़ेंगे, 400 केल्विन के बराबर आएगा। तो ये थे आपके 230 प्रश्नों का उत्तर। इस वीडियो को बनाने में लगभग मुझे समय लगा है 1 घंटा और 1 मिनट। तो उम्मीद करता हूँ कि 1 घंटे में आपने जो 230 प्रश्नों का जो सॉल्यूशन देखा है, तो बड़ी स्पीड की मैंने, फिर भी जो वीडियो थोड़ा लंबा बना उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको जो सभी प्रश्नों का उत्तर समझाना था, तो लगभग मैंने आपको जो सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाए हुए हैं, उसमें आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और ऐप के ऊपर इस टेस्ट को ज़रूर देना, उस टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और भी आपका जो टेस्ट है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आने वाले सभी पेपर की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कक्षा 9 के सभी बच्चों को, अपनी कक्षा के प्लीज़ सभी बच्चों को बता देना कि आपको मैं यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ। तो वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए आप अपनी कक्षा के सभी बच्चों को प्लीज़ बता देना कि यहाँ पर आपको जो किस प्रकार से वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और आपकी जो यहाँ पे पूरी तैयारी करवाई जा रही है। तो जिन भी बच्चों को नहीं पता है प्लीज़ उनको ज़रूर बताना, ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी हो सके। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अभी तक आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दो वीडियो को और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। आपके जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो होते हैं, बस वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और मैं आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के कारण ही तो इतना जो वीडियो आपके लिए अपलोड कर पाता हूँ। आप देखते हैं कि कितने जो बड़े बड़े वीडियो आपके आ पा रहे हैं, ये सभी आप ही की जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के कारण होता है। और आप सभी बच्चों को मेरी ओर से 100 में से 100 नंबर की शुभकामनाएं। मैं प्रभु श्री सांवलिया सेठ से ही प्रार्थना करता हूँ कि सेठों के सेठ, सांवलिया सेठ, मेरे सभी प्यारे बच्चों के जो 100 में से 100 नंबर है जो आएँ, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सभी बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उन सभी बच्चों का फल उनको ज़रूर मिले और साल भर जो मेहनत की है बच्चों ने उनका फ़ायदा इनको ज़रूर मिले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।